हाय गाइस, আমি সোনামা सरकार फिटर क्लासरूम में तुम्हारे सबाइके स्वागत। फिटर क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं फिटर क्लासरूम में जो सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ वो सभी एक ही साथ हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग हैं वो हिंदी और बांग्ला दोनों मीडियम से बिलोंग करते हैं। इसीलिए मुझे एक ही वीडियो में दोनों भाषा बोलनी पड़ती है और जो बातें मैं बांग्ला में समझाती हूँ वही मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ। तो आज हम कैलिपर के विषय में चर्चा करेंगे। तो कैलिपर एक टाइप का इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है और मार्किंग इंस्ट्रूमेंट भी है। अब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि इससे हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसे मेजरमेंट करने के लिए स्टील रूल की सहायता लेनी पड़ती है। तो आज के আমরা যে ক্যালিপারের সম্পর্কে আলোচনা করছি সেখানে আমরা জানব ক্যালিপার হলো একটা সিম্পল ইনডিরেক্ট মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট, সেই সাথে একটা মার্কিং ইনস্ট্রুমেন্টও বটে। ইনডিরেক্ট মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট এই কারণেই বলা হচ্ছে কারণ এই ক্যালিপার দিয়ে আমরা ডিরেক্টলি মেজারমেন্ট করতে পারি না, এখানে আমাদের স্টিল রুলের সাহায্য নিতেই হয়, আর তাই একে ইনডিরেক্ট মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট বলে। ক্যালিপার মাইল্ড স্টিল আর হাই কার্বন স্টিল দুটো মেটালেরই তৈরি হয়। তবে যদি মাইল্ড স্টিলের তৈরি হয় তাহলে তার এজগুলোকে কেস হার্ডেন করা হয়। কেস হার্ডেন করা হয় এই কারণে যাতে মার্কিং করার সময় মেটালের সাথে ঘষা লেগে ওর এজগুলো নষ্ট না হয়ে যায়, এই কারণে ওর এজগুলোকে কেস হার্ডেন করা হয়। আর যদি হাই কার্বন স্টিলের তৈরি হয় তাহলে তার এজগুলোকে হার্ডেনিং অ্যান্ড টেম্পারিং करा है। कैलिपर्स माइल्ड स्टील एंड हाई कार्बन स्टील दोनों मेटल के ही बनते हैं, और जब माइल्ड स्टील का बना होता है तब उसका जो एज है उसे केस हार्डनिंग किया जाता है, क्योंकि जब हम मार्किंग करेंगे तब सरफेस के साथ इसका रबिंग होके वो क्या है ना, इसका एज ख़राब हो सकता है, इसीलिए इसे एज को केस हार्डनिंग किया जाता है। और अगर ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है तो इसका एज को हार्डनिंग एंड टेम्परिंग किया जाता है। जॉइंट के हिसाब से कैलिपर दो टाइप का होता है, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट और एक होता है फर्म जॉइंट। कार्य के हिसाब से तीन टाइप का होता है, एक होता है आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। অ্যাকর্ডিং টু জয়েন্ট ক্যালিপার দু ধরনের হয়, একটা হয় স্প্রিং জয়েন্ট আর একটা হচ্ছে ফার্ম জয়েন্ট। আর কার্য অনুসারে মানে অ্যাকর্ডিং টু ওয়ার্ক कैलिपर तीन ধরনের হয়, একটা इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर। अब हम जानेंगे इसके पार्ट्स के विषय में। यहाँ पर जो दो कैलिपर्स दिख रहा है इसमें एक है आउटसाइड कैलिपर, एक है इनसाइड कैलिपर, दोनों ही स्प्रिंग जॉइंट के बने हैं। इसके पार्ट्स सभी एक ही है। देखो ऊपर में जो दिख रहा है वो नॉब है और उसके नीचे एक पिवोट पॉइंट है, जहाँ पे ये जो दो लेग नीचे दिख रहा है, दो लेग उस पिवोट पॉइंट के बाहर एडजस्ट है, और इन दोनों लेगों को एडजस्ट किया जाता है स्क्रू से, स्क्रू के मदद से। स्क्रू के मदद से इसका लेंथ को खोला या बंद किया जाता है। और जो नट दिख रहा है वो हम अपनी उंगली से उसे एडजस्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे जो हम मेज़रमेंट ले लेते हैं उसके बाद उस नट की मदद से उसे लॉक कर देते हैं। और यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा हुआ रहता है उसे बोलते हैं लिप स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग रहने की वजह से इसे खोलने में और बंद करने में हमें आसान होती है। এবার আমরা এর যে পার্টসগুলো আছে সেই পার্টসগুলো সম্পর্কে একটু জেনে নেব। পার্টস সব ক্যালিপারে একই থাকে, জাস্ট জয়েন্টের ডিফারেন্স। যে দুটো ক্যালিপার এখানে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আউটসাইড ক্যালিপার এবং ইনসাইড ক্যালিপার, এবং দুটোই এখানে স্প্রিং জয়েন্ট। এখানে যে দেখো উপরের দিকে একটা নব মতো দেখাচ্ছে লম্বা মতো, ওটা হচ্ছে নব, ওটা জাস্ট হোল্ডিংয়ের কাজে লাগে। আর তার নিচে দেখো দুটো যে লেগ দেখাচ্ছে ওই লেগ দুটো একটা পয়েন্টে জয়েন্ট আছে, ওই পয়েন্টটাকে বলছে পিভট পয়েন্ট। আর যে একটা স্ক্রু দেখাচ্ছে ওই স্ক্রুটা থাকার জন্য এটাকে অ্যাডজাস্ট করতে সুবিধা হয়, মানে লেগটাকে খুলতে বন্ধ করতে অনেকটা সুবিধা হয়। আর হচ্ছে যে নাটটা দেখাচ্ছে, নাটটা থাকার ফলে আমরা মেজারমেন্ট নেওয়ার পরে ওইখানটাকে মেজারমেন্টটাকে লক করে দিতে পারি। আর যেটা পুরো থাকে স্প্রিং, স্প্রিংটা এখানে দেখো যে নাম লেখা আছে এটা হচ্ছে লিপ স্প্রিং, এবং এই স্প্রিংয়ের জন্য কি হয়, এই যে খোলা বন্ধ করার এই প্রসেসটা খুব ইজি হয়। আর যে আউটসাইড ক্যালিপার দেখতে পাচ্ছ, এই আউটসাইড ক্যালিপারের যে লেগগুলো দেখতে পাচ্ছ সেই লেগগুলোর যে পয়েন্ট আছে পয়েন্টগুলো কিন্তু ভেতরের দিকে থাকে, যার জন্য এ কী করে না আউটসাইডে যে ডায়া থাকে আউটসাইডে কোনো মেজারমেন্ট এ নিতে পারে।
जो आउटसाइड कैलिपर है इसका जो लेग का जो एज है ये देखो भीतर की तरफ है, मतलब कि भीतर की तरफ होने से फ़ायदा क्या है ना, हमें अगर किसी जॉब का आउटसाइड डाया लेना हो या कोई आउटसाइड मेजरमेंट लेना हो तब हम इसके मदद से ले सकते हैं। और जो इनसाइड कैलिपर है देखो इसका जो लेग का जो पॉइंट है ना वो बाहर की तरफ है, मतलब इस जो इनसाइड कैलिपर है इसे अगर हम किसी होल के अंदर देखते हैं या फिर किसी जॉब का अंदर का कोई डायमेंशन निकालना हो तब इसे हम आसानी से अंदर डाल के उसका मेजारमेंट ले सकते हैं। আর এই যে ইনসাইড ক্যালিপার আছে এর দেখো লেগের যে পয়েন্টগুলো রয়েছে না পয়েন্টগুলো বাইরের দিকে মুখ করে আছে, বাইরের দিকে মুখ করে থাকার ফলে কি হয় আমরা ভেতরের দিকে মানে ইনসাইডে কোনো যদি মেজারমেন্ট নিতে যাই তাহলে কিন্তু এটা দিয়ে খুব সহজেই নিতে পারবো। আর লাস্ট যে ক্যালিপারটা থাকে সেটা হচ্ছে অড লেগ ক্যালিপার। অড লেগ বলা হয় এই কারণে কারণ একটা লেগ বেন্ড করা থাকে, একটা লেগ বেন্ড করা থাকে আর একটা লেগের ওখানটা একটা স্ক্রাইবার মতো থাকে, একটা পয়েন্ট থাকে যেটা স্ট্রেট থাকে, এই জন্য এটাকে অড লেগ বলা হয়। আর এর অনেক নাম থাকে, যেমন হার্মাফ্রোডাইট ক্যালিপার আছে, জেনি ক্যালিপার বলে। আর এই যে ক্যালিপারটা আছে এটাকে আমরা মার্কিং করার সময় ইউজ করি। আর আগে যে দুটো ক্যালিপার পড়েছি ইনসাইড ক্যালিপার আউটসাইড ক্যালিপার এগুলো কিন্তু যখন আমরা কোনো মেজারমেंट নিই তখনই দরকার পড়ে। और हमारा लास्ट जो कैलिपर है वो है ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग हमें इसलिए बोलते हैं कि इसका जो एक लेग है वो बेंट रहता है और एक लेग स्ट्रेट रहता है, ठीक है। और क्या है ना ये जो कैलिपर है ये हम जब मार्किंग करते हैं उस वक्त इसका यूज़ होता है। और पहले जो दो कैलिपर्स हम पढ़े थे वो अगर किसी चीज़ का मेज़रमेंट लेना हो तो तभी हम इसका यूज़ करते हैं। और ये जो ऑड लेग कैलिपर है इसके मदद से हम किसी भी राउंड जॉब का सेंटर भी निकाल सकते हैं। इसे हम स्टील रूल के ऊपर रख के कितना मेज़रमेंट हमें मार्किंग करना है वो हम कर सकते हैं। और पहले जो दो थे ना वो क्या है, अगर किसी भी जॉब का कितना मेज़रमेंट है वो फिक्स करने के बाद ही हम इसके ऊपर वो मतलब वो स्टील रूल के ऊपर रख के हम देख सकते हैं हमारा मेज़रमेंट कितना हुआ। আর এই অড লেগ ক্যালিপার দিয়ে আমরা কোনো রাউন্ড জবের সেন্টার বার করতে পারি। আর স্টিল রুলের সাহায্যে কি না কতটা মেজারমেন্ট আমাদের মার্কিং করতে হবে সেটাও করতে পারি। আর আউটসাইড আর ইনসাইড যে ক্যালিপার আছে এই ক্যালিপার দুটো কোনো জবের মেজারমেন্ট নেওয়ার সময় লাগে। মনে করো কোনো জবের মেজারমেন্ট নিলে তারপর সেটাকে স্টিল রুলের ওপর ফেলে দেখতে হবে মেজারমেন্ট ঠিক কতটা নেওয়া হয়েছে। এবার আসি স্পেসিফিকেশানের কথা, মানে বাজার থেকে কিনতে গেলে স্পেসিফিকেশান কি বলবে। তো প্রথমে এটা জানতে হবে যে লেন্থ কোনটাকে বলবো। এর লেন্থ হচ্ছে এই যে পিভট পয়েন্ট আছে না যেখানে দুটো লেগ জয়েন্ট করছে যে পয়েন্টটাতে ওই পিভট পয়েন্ট থেকে একদম এজ অবধি পয়েন্ট অবধি যে ডিস্ট্যান্স এটা হচ্ছে টোটাল লেন্থ, এর ওপর বেস করেই আমাদের মার্কেट থেকে किनते হবে। अब हम आते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के विषय में। इसके स्पेसिफिकेशन बोलने से पहले ये जानना पड़ेगा इसका लेंथ कितना है। इसका लेंथ वो जो दोनों लेग जिस पॉइंट में जुड़ा रहता है उसे पिवोट पॉइंट कहते हैं, उस पिवोट पॉइंट से एकदम लेग का जो एज का पॉइंट है उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसे लेंथ बोला जाता है और ये लेंथ ही इसका स्पेसिफिकेशन है। तो लेंथ बोलना पड़ेगा और इसका जो जॉइंट का टाइप है यही बोलना पड़ेगा। और ये जो इसका रेंज है लेंथ का वो 150 से 250 तक का रेंज में बाज़ार में मिल जाता है। एक तो ये लेंथ बोलते হবে स्पेसिफिकेशन বলার সময় আর বলতে হবে কি টাইপের জয়েंट। और लास्ट में इसे काम करने के बाद इसका जो पॉइंट है वहाँ पर मतलब वो जॉइंट होता है वहाँ पे ऑयल लगाना चाहिए। इसे बेवजह कहीं पर हेवी रब नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका एज ख़राब हो जाएगा। और एक केयर एंड मेंटेनेंसের বিষয়ে বলতে হলে এর যে জয়েন্টটা আছে মানে যে যেখানটা ধরো পিভট পয়েন্টটা আছে ওখানে যে জয়েন্ট দুটো লেগে যে জয়েন্ট আছে সেখানে সবসময় অয়েল লাগিয়ে রাখতে হবে। আর এটা কোথাও হেভি রাব করা যাবে না, না হলে এর যে এজ আছে এজের যে পয়েন্টটা সে পয়েন্ট কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে। তো এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস ক্যালিপার নিয়ে। আগে ক্যালিপার নিয়ে যদি কারো কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে कमेंट सेक्शन में जानते पारो। यही तक था हमारा क्लास। अगर किसी को कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में वो मुझे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर कोई नए हो तो। যদি কেউ নতুন থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও।